हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई हम सब आ चुके हैं वापस से एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए। दैट इज ब्रह्मास्त्र सीरीज पार्ट 1 साइंस, जहां पे आप स्कोर कर सकते हैं 80 आउट ऑफ 80 इन बोर्ड एग्जाम। तो बेसिकली इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा है, जो कि बेसिकली गुजरात बोर्ड के डीईओ की तरफ से प्रोवाइड किया गया। तो बच्चों को क्या है, इस क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप सभी के लिए यहाँ पे मैं सोल्यूशन लेकर आया। तो बेसिकली ये चार पार्ट में रहेगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 में आपका रहेगा सेक्शन ए सोल्यूशन, पार्ट 2 में आपका रहेगा सेक्शन बी सोल्यूशन, एंड पार्ट 3 में रहेगा आपका सेक्शन सी सोल्यूशन, एंड पार्ट 4 में रहेगा सेक्शन डी सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। बस देखते वक्त एक नोटबुक और एक पेन आपके हाथ में होना चाहिए, मेरे साथ सॉल्व करते रहना। अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से देखिएगा इसका सोल्यूशन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये वो पीडीएफ है जो गुजरात बोर्ड डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के द्वारा रिलीज किया गया था, और बच्चों को इसके सोल्यूशन नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको सब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के माध्यम से आपको ये पूरा पीडीएफ सॉल्व करके दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैक ऑन द आउटसाइड, इट मीन्स दैट। तो हमेशा याद रखना, जब भी कुकिंग करते वक्त अगर आपके जो वेसल्स है, कुकिंग वेसल्स है, अगर वो ब्लैक हो रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका फ्यूल है दैट इज नॉट बर्निंग प्रॉपरली। तो आपका फ्यूल क्या होता है, वो प्रॉपरली बर्न नहीं हो रहा होता है। आपने देखा होगा आपका जो गैस स्टोव होता है, जब नया नया खरीद के लाते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली में प्रॉपर ब्लू फ्लेम दे रहा होता है, लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स तो उसके जो होल्स होते हैं, जो स्टोव में होल्स होते हैं, वो होल्स क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है वो लिमिटेड होता है, और उसकी वजह से ही हमारा जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता, और हमारे जो कुकिंग वेसल्स है वो क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्यूटेनॉन। अब ध्यान से देखो, इस कंपाउंड को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें मेरे को बताना है फंक्शनल ग्रुप। क्या बताना है, फंक्शनल ग्रुप। तो कैसे पता करेंगे ब्यूटेनॉन। ब्यूट का मतलब, वैसे तो मेरे को सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ही बताना है, तो लास्ट में देखो क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है ओ एन ई। तो हमेशा अगर लास्ट में ओ एन ई दिख जाए तो उसको क्या बोला जाता है, कीटोन बोला जाता है। अगर लास्ट में आपको दिख जाए ओइक एसिड तो उसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट में अगर आपको दिख जाए OL तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, एल्कोहल। और लास्ट में अगर दिख जाए AL तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो लास्ट में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ONE दिख रहा है। ONE का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथेन with molecular formula C2H6, ethane with a molecular formula of C2H6। तो इसमें मुझे बताना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। इसमें मुझे क्या बताना है, टोटल कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। तो याद रखना C2H6 है, क्या है, C2H6। तो C2H6 बेसिकली जो होता है ये एल्केन सीरीज है। एल्केन सीरीज मतलब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो ये टोटल इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं कितने बॉन्ड्स है। एक बॉन्ड ये रहा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, टोटल आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पर कितने बॉन्ड्स है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स है। कार्बन हमेशा क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो 7 यहाँ पर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। बोलो बात समझ आई कि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया क्या होता है बेसिकली, तो अमोनिया होता है आपका NH3। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, N यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, और एक H यहाँ पर, और इसके 2 लोन पेयर अपने ऊपर। ठीक है, कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए, 3 बॉन्ड होंगे, लेकिन सारे बॉन्ड कैसे हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है तो ये नहीं होगा,
ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं होगा। 2 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, नहीं, यहाँ पे सारे कैसे हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स है। तो याद रखना अमोनिया के अंदर सारे के सारे कैसे रहते हैं, सिंगल बॉन्ड्स रहते हैं। बोलो बात समझ आ रही है। नाउ सोप मॉलिक्यूल, अब सोप मॉलिक्यूल दिखता है कैसा है, सोप मॉलिक्यूल दिखता है ऐसा, और यहाँ पर एक होती है ये बेसिकली जो होती है ये होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन। और ये क्या होता है, ये होता है इसका आयोनिक पार्ट। क्या होता है, आयोनिक पार्ट। हमेशा याद रखना जो ये कार्बोक्सिलिक की चेन है, ये कार्बोक्सिलिक की चेन होती है हाइड्रोफोबिक। क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। और जो ये आयोनिक पार्ट होता है ये कैसा होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। तो याद रखना इसको बोलते हैं टेल और इसको बोला जाता है हेड। तो यहाँ पे हेड क्या हुआ, हेड हुआ हाइड्रोफिलिक, और टेल क्या हो गया, टेल हो गया हाइड्रोफोबिक। तो क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, एक हाइड्रोफिलिक हेड ये है और एक हाइड्रोफिलिक हेड ये है, तो ये दोनों गलत। और दूसरा क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक टेल, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर विल बी ए, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। बोलो बात समझ आई। तो ये चीज ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। 4 मार्कर में भी पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन मिसल फॉर्मेशन या फिर एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो एडिशन रिएक्शन। तो याद रखना एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन बेसिकली है क्या, तो एडिशन रिएक्शन होता है जहां पे हम लोग लेते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन्स को, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को, और उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कराते हैं और किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में। तो मेरे को यहाँ पे कौन सा कंपाउंड लेना है, अनसैचुरेटेड लेना है। तो देखो C2H4 एल्केन है, दैट मीन सैचुरेटेड है पहले से ही। C2H4 क्या है, ये हमारा है एल्कीन। क्या है, एल्कीन। C2H6 क्या है हमारा, एल्केन। C2H6 क्या है हमारा, एल्केन। ये तो अल्कोहल हो गया, ये भी एल्केन कंपाउंड है, ये भी एल्केन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। सो याद रखना एडिशन रिएक्शन में हमेशा आपको कौन से कंपाउंड लेने हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड लेने हैं। उसमें अगर हाइड्रोजन में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। अब ऐड कर रहा हूं इसलिए नाम क्या पड़ गया, एडिशन रिएक्शन। और उससे कौन सा कंपाउंड मिलेगा हमें, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लूंगा C2H4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। बोलो बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि राइट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर प्रोपेनोइक एसिड। अब ध्यान से देखना, कोई सी का भी आपको अगर नेम बताना है, क्या बताना है, किसी भी का भी, तो नेम। इसमें आपको 4 चीज पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। दूसरा आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड का मतलब है सिंगल है, डबल है या फिर ट्रिपल है। और तीसरा आपको पता होना चाहिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर सिंगल होगा तो क्या यूज करेंगे, ANE, डबल होगा तो ENE, ट्रिपल होगा तो YNE। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रोप। क्या बोला है, प्रोप। तो प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन। तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो ये तो गया, नहीं हो सकता है। यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 4, ये भी नहीं हो सकता। 4 कार्बन है, प्रोप का मतलब होता क्या है, कितने कार्बन, 3। यहाँ पे देखो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3, मतलब इन दोनों में से हो सकता है। फिर बोला है ANE।
क्या बोला है, ANE। ANE मतलब कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन, ठीक है। लेकिन लास्ट में एक फंक्शनल ग्रुप आ गया है जो कि कौन सा है, ओइक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओइक एसिड। ओइक एसिड का मतलब होता है COOH। अब ध्यान से देखो COOH का यहाँ पे आपको COOH दिख रहा है, नहीं ये तो COH है ही नहीं, ये तो कौन सा ग्रुप है, ये तो ईस्टर है, तो आंसर विल बी सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोलो बात समझ आई। Now next question, which of the following is not the use of graphite? अब ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट होता है बेसिकली एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अभी सर एलोट्रोप का मतलब क्या होता है, एलोट्रोप का मतलब होता है वेरियस फॉर्म्स, कि भाई अलग अलग तरीके अलग अलग प्रकार में हमको चीजें मिलती है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एलोट्रोप्स। तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक एलोट्रोप है किसका, कार्बन का। और इसकी कुछ खास बात है कि ये एक गुड कंडक्टर भी है। क्या है, ये एक गुड कंडक्टर। तो ये एक गुड कंडक्टर भी है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट कर सकता है। तो इट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट, गलत, नॉट बोला है तो लुब्रिकेंट की तरह तो यूज होता है, तो ये नहीं होगा। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड पेंसिल। जो पेंसिल की ऊपर की टिप होती है, वो टिप किससे बनी हुई होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है, तो भाई ये भी इसका आंसर नहीं है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। जो भी आप लोग आर्टिफिशियल डायमंड देखते हो उसमें ये एक प्राइमरी सोर्स होता है ग्रेफाइट, मतलब प्राइमरी रॉ मटेरियल होता है कि भाई मुझे अगर आर्टिफिशियल डायमंड बनाना है तो ग्रेफाइट वहां पे यूज होगा, तो ये भी नहीं है। सो लास्ट कौन सा बचा, इंसुलेटेड प्लेट। मैंने अभी बताया क्या है, गुड कंडक्टर है, क्या है, गुड कंडक्टर, तो इंसुलेटेड प्लेट की तरह तो यूज नहीं हो सकता। सो आंसर विल बी डी। So next question, which of the following contain कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी डबल। अब ध्यान से देखो, H2 में तो सिंगल सिंगल रहता है, क्लोरीन में सिंगल सिंगल रहता है, NaCl में तो कोवेलेंट बॉन्ड होता ही नहीं, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, तो बचा कौन सा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अंदर ऐसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तब जाके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। आ रही है बात समझ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ये तो अभी करा, ओनली सिंगल बॉन्ड। कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की बात आती है, तो एटमॉस्फेयर में हम लोगों को कितनी गैसें मिलती है, एटमॉस्फेयर में हम लोगों को एक मिलता है नाइट्रोजन, एक मिलता है ऑक्सीजन, एक मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ होती है अदर गैसेस जिसमें हम लोगों को आर्गन वगैरह मिल जाए, ऐसे सारी चीजें मिल जाती है। तो कार्बन का कौन सा फॉर्म है, सिर्फ मोनोऑक्साइड है, गलत बात, सिर्फ मोनोऑक्साइड तो नहीं होता है, हम लोग को दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। यहाँ पे लिखा है मोनोऑक्साइड इन ट्रेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर लिखा है ओनली कार्बन। अब कोल तो हम लोगों को एयर में नहीं मिलता ना, एटमॉस्फेयर में, तो आंसर विल बी सी, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हम लोगों को मिलता है। बोलो बात समझ आ रही है। So let's move to our next question, that is first member of alkyne. अब alkyne homologacies, alkyne मतलब कौन सा बॉन्ड, alkyne का मतलब होता है टाइप ऑफ बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड किस में दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या यूज करेंगे, YNE। देखो इसमें है, गलत, इसमें है, हाँ प्रोपाइन है, लेकिन प्रोपाइन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। कि क्या पूछा है, फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर मतलब या तो 1 कार्बन या तो 2 कार्बन, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में सिंगल कार्बन तो नहीं हो सकता, तो 2 ही कार्बन होंगे। सो आंसर विल बी इथाइन। Which of the following represents saponification reaction? अब ये saponification reaction क्या होता है, बेसिकली saponification reaction होता है ऐसा रिएक्शन जहां पे हम लोग सोप बनाते हैं। तो सैपोनिफिकेशन में याद रखना, सैपोनिफिकेशन में हम लोग ईस्टर को रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ। क्या बनाते हैं, NaOH के साथ, और वहां पे वो हम लोगों को सॉल्ट
प्लस अल्कोहल बना के दे देता है। तो देखो NaOH कहाँ पर है, एक NaOH यहाँ पर है और दूसरा NaOH यहाँ पर है, इन दोनों में NaOH नहीं है तो ये गया। दूसरा क्या मिलता है हम लोग को, ईस्टर रिएक्ट कराना होता है, तो क्या ये ईस्टर है कि ये ईस्टर है, ये ईस्टर नहीं है तो आंसर विल बी डी। सो दिस इज अ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन which is used for the manufacturing or the production of soap. Next question, name of the compound. अब देखो यहाँ पे दो कार्बन दिख रहे हैं, कितने कार्बन दिख रहे हैं, दो कार्बन और एक कार्बन इसका, तो टोटल कितने कार्बन, तीन कार्बन, तीन का मतलब प्रोप, क्या तीन का मतलब प्रोप। तो देखो ये प्रोप है, ये प्रोप है, लेकिन ये नहीं है। और लास्ट में दिख रहा है मेरे को कौन सा ग्रुप है, CHO। CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड, क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हम लोग क्या लिखते हैं, Al, क्या लिखते हैं, Al, तो आंसर विल बी प्रोपेनॉल। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसी तरीके से हम लोगों को आगे क्वेश्चन करते जाने हैं। Which among the following are unsaturated? अब unsaturated का मतलब क्या है, या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन किसके बीच में, हमेशा याद रखना कार्बन टू कार्बन ओनली, कार्बन टू हाइड्रोजन नहीं चलेगा। देखो इसमें तो सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये तो गया, ये तो आंसर नहीं हो सकता है। इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये भी नहीं हो सकता है। अब बच्चे ये दोनों, इसमें देखो ये भी है और ये भी है, तो मतलब दो आंसर हो गए, तो दो आंसर मीन्स 2 and 4, तो 2 and 4 विल बी सी आंसर। बोलो बात समझ आ रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन। चलो बना के देखते हैं। ये तो साफ साफ दिख रहा है, अगर इसको हटा के मैं यहां लिख दूं CH3 तो ये तो स्ट्रेट चेन हो जाएगी, तो ये आंसर नहीं है। ये तो साफ साफ दिख रही है स्ट्रेट है, तो ये भी नहीं है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये CH3 को अगर मैं इधर ही लगा दूं, ये वाले CH3 को मैं यहां लगा दूं और ये वाले CH3 को और ये वाले CH3 को मैं अगर यहां लगा दूं, तो ये तो सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है कैसी चेन है, स्ट्रेट चेन है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें देखो एक CH3 CH CH2 CH2 और CH3, लेकिन ये वाला जो कार्बन है इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूं तो क्या ये स्ट्रेट दिख रहा है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये क्या है, ब्रांच्ड है। तो आंसर विल बी डी। विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ, अब विनेगर, बेटा मिनट दिख नहीं रहा होगा आपको, तो विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ, हमेशा देखना विनेगर का मतलब क्या होता है, विनेगर का मतलब होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है, एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग बनाते हैं 5 से 8%, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। बोलो बात समझ आई। तो यहां तक आपके ये क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन कैसे दिखता है, बेंजीन ना एक्चुअली 10th में खाली स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग 11th और 12th में साइंस ले रहे हो, क्या ले रहे हो, साइंस, तो ये बेंजीन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। तो याद रखना बेंजीन एक्चुअली में दिखता कैसा है, बेंजीन दिखता है आपका एक कार्बन ऐसे, 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 ऐसे, और यहाँ पर होते हैं ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट का मतलब एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। बोलो बात समझ आ रही है। फिर इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन और इसके पास एक हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऐसा, तो इसमें ये दिख रहा है सेम टू सेम उसके जैसा, तो इसमें आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके जैसा, जिसका फॉर्मूला होता है C6 और H6। देखो एक बॉन्ड इधर, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और सभी के पास एक एक हाइड्रोजन, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइल। अभी सिखाया, इथ का मतलब कितने कार्बन, दो कार्बन, और YNE का मतलब कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दो कार्बन का, एक तो ये है, ये है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो गलत, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये भी गलत। अब यहाँ पे आ जाओ, लेकिन ये देखना ये ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ये कार्बन टू
कार्बन होना चाहिए। यहाँ पे देखो कार्बन टू हाइड्रोजन है तो ये भी गया, तो आंसर क्या हो गया सी ए। तो आंसर विल बी ए, दैट इज C2 एंड H2। C3H8 बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज। अब देखो C3H8, C3H8 में क्या दिख रहा है, C3 है और H8 है, तो जितना कार्बन होगा अगर हाइड्रोजन मान लेते हैं N हुआ और हाइड्रोजन उसका 2N+2 हुआ तो याद रखना वो एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन। लेकिन कार्बन N हुआ और ये 2N हुआ, क्या हुआ 2N, तो दैट विल बी एल्कीन। और अगर कार्बन N हुआ और ये 2N-2 हुआ तो दैट विल बी एल्काइन। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये कितना है 3, अगर ये 3 है तो ये 2 3 + 2 तो 6 + 2 8 हुआ, तो कौन सी सीरीज में आते हैं, एल्केन सीरीज में आ रहे हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा एल्केन। बोलो बात समझ आई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सॉल्ट इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर, तो इसका सिंपल आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्यों, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, CuSO4 सॉरी CaSO4 डॉट हाफ डॉट 2H2O, CuSO4 डॉट 2H2O, इसको अगर 343 केल्विन पे करेंगे तो ये बना देगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, और इसी को बोला जाता है POP। क्या यहाँ पे कहीं भी कॉमन सॉल्ट का मतलब क्या होता है NaCl, क्या यूज हुई, नहीं यूज हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। कॉमन सॉल्ट अभी बताया क्या होता है NaCl ना ही कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये एक आयनिक बॉन्ड होता है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। और आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब C। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। हमेशा याद रखना मेटल, कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि वो क्या बना सके, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, क्या है सोडियम कार्बोनेट, इसको अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये क्या बना के दे देगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा कार्बोनेट। तो ये तो NaCl है, गलत, ये सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, तो आंसर विल बी C, कैल्शियम कार्बोनेट। Next question. A solution turns the color of turmeric to reddish brown. If the same solution is poured on the universal indicator, its color would change to. अब देखो ध्यान से देखो, अब क्या है इसमें आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के कलर याद होने चाहिए, तभी आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर होगा वायलेट। Which of the following gives the correct increasing order of acidic strength? Increasing order मतलब जो सबसे वीक एसिड है वो सबसे पहले आएगा, फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड और सबसे लास्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो 3 एसिड दिए, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक एसिटिक एसिड है और एक वाटर है। हमेशा याद रखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और वाटर तो डिस्टिल्ड होता है, अगर टैप वाटर हो तो आंसर विल बी ए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर एसिटिक एसिड और फिर वाटर। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व, अभी बताया कौन सी गैस इवॉल्व होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन तो नहीं होगा, तो आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसमें भी इट टर्म्स लाइम वाटर मिल्की, तो हमेशा देखना कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो हमेशा मिल्क, जो लाइम वाटर होता है लाइम वाटर को क्या बना देती है, मिल्की बना देती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन क्लोरअल्कली। अब ये सर क्लोरअल्कली क्या है, ये एक प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग
NaCl का एक्वस फॉर्म लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्वस फॉर्म लेते हैं और उसको रिएक्ट कराते हैं H2O के साथ जो कि लिक्विड में होता है, तो हमको बना के क्या देगा, वो हमको बना के देगा NaOH एक्वस फॉर्म में, साथ में क्लोरीन गैस के फॉर्म में और H2O गैस के फॉर्म में। देखो ये सेम टू सेम रिएक्शन कहाँ दिख रहा है, ये सेम टू सेम रिएक्शन NaCl लिक्विड में है, गलत, NaCl एक्वस में, ठीक है, H2O एक्वस में, गलत, H2O लिक्विड में, ठीक है, NaOH एक्वस एक्वस, ठीक है, क्लोरीन दोनों गैस होने चाहिए, तो ये दोनों गैस नहीं है, तो आंसर विल बी डी, ठीक है। Which of the following are present in dilute aqueous solution of hydrochloric acid? अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो HCl give H प्लस, या फिर इसको कभी कभी लिखते हैं H3O प्लस और Cl माइनस। ये कहाँ दिख रहा है, ये A में दिख रहा है। OH तो होगा नहीं, क्यों, OH किसके लिए होता है, बेस के लिए होता है, यहाँ पे भी OH दिख रहा है, और HCl है जो वो आयोनाइज्ड तो होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। The pH of gastric juice released during digestion is, अब देखो गैस्ट्रिक मतलब कहाँ की बात हो रही है, स्टमक की बात हो रही है। अब स्टमक में क्या रिलीज होता है, स्टमक में रिलीज होता है HCl, तो HCl जो है वो एसिड है, तो ये तो नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये भी नहीं हो सकता, इक्वल टू तो जीरो मतलब कुछ नहीं, तो आंसर क्या हुआ, लेस देन 7। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एक फैक्ट है जो बेसिकली मतलब इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसमें आपको दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा टार्टरिक एसिड का। आ रही बात समझ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज, हमेशा याद रखना बेसिक होता है, क्या होता है, इसका नेचर बेसिक होता है। Which of the following does not contain water of crystallization? आप लोगों ने पढ़ा है जिप्सम, अभी पढ़ के आए, CaSO4 डॉट 2H2O, वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट डॉट 10H2O, और ब्लू मेटल अपने सिलेबस में है नहीं तो ये हो नहीं सकता, तो आंसर विल बी बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। क्या इसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिख रहे हैं, कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो आंसर विल बी बेकिंग सोडा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है डज नॉट कंटेन, नॉट लिखा है, याद रखा करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान से देखना, HCl मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, HNO3 ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो याद रखना ये इसका आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट, तो एसिटिक एसिड विल बी द आंसर व्हिच इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्टेट चूज द करेक्ट ऑप्शन। एसिड आर सोर टू टेस्ट, सही बात है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब इसके लिए ट्रिक सिखाता हूँ, देखो एसिड जो होता है वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू लिटमस, बी फॉर ब्लू लिटमस, तो बाकी का बचा क्या, एसिड, तो एसिड फिर क्या ही देगा, एसिड हमेशा फिर रेड लिटमस ही देगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, तो ये भी सही है। एसिड प्रोड्यूस OH माइनस आयन, ये तो भाई गलत है, क्योंकि एसिड H प्लस या फिर H3O प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, तो आंसर विल बी बोथ A एंड B। तो आंसर क्या होगा, बोथ A एंड B, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रमन wants to draw a graph to show the resistivity। अब रेजिस्टिविटी आप सभी को पता है क्या होता है, of a wire changes with the length of wire, what should this graph look like। अब ध्यान से देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, R is equals to रो L by A। यहाँ पे रो क्या है, यहाँ पे रो ही होती है रेजिस्टिविटी, लेकिन रेजिस्टिविटी यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो एक कांस्टेंट वैल्यू डज नॉट चेंज with लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर के साथ ये चेंज नहीं करेगी, तो ये चीज याद रखना। चलिए हम नीचे का ग्राफ देख लेते हैं। अरे ये तो चारों ग्राफ सेम ही है, तो चारों ग्राफ सेम ही है, तो एक काम करते हैं, किसी भी एक पे आंसर टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये चारों ग्राफ सेम ही है, ये कांस्टेंट का ग्राफ है, तो आंसर डी। चलिए ये एक न्यूमेरिकल है, 3 केस दिए, अपने लिख लेते हैं।
केस 1, केस 2 और केस 3। चलो, in the following circuit, heat produced in the resistor or combination of resistor to a 12 volt battery would be same in all cases, maximum case 1, maximum case 2 and maximum in case 3। तो हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग का हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, लेकिन हमें यहाँ पे टी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज ना कर हम लोग यूज करेंगे P इज इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मुझे पावर निकालनी है, सॉरी, P इज इक्वल्स टू वी आई नहीं, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। तो इसका अगर मैं P निकालू केस 1 का, देखो यहाँ पे ये 2 ओम है, तो इसका वी स्क्वायर हो जाएगा 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2, है ना? तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 6 जा, तो इसकी आ गई 72 वोल्ट। फिर इसका P आएगा 12 इंटू 12, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? सीरीज कनेक्शन है तो 2 प्लस 2 4, 4 1 जा 2 प्लस 2 4, 4 1 जा 4 3 जा, तो 12 3 जा कितना होता है? 36 वोल्ट। इस पे आ जाओ, अब ये पैरेलल कनेक्शन है, क्या है? पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन का हम लोग तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2, तो 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो P यहाँ क्या आ जाएगा? 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना आ गया? 144। अब H की एक फॉर्मूला होता है P, तो H का एक फॉर्मूला होता है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अब जिसका P ज्यादा उसके अंदर हीट भी ज्यादा होगी। किसका P सबसे ज्यादा है? थर्ड केस में आंसर होगा कि थर्ड केस में हीट सबसे ज्यादा होगी। बोलो, बात समझ आ रही है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट carries out an experiment and plots the VI graph for 3 samples of nichrome wire with resistance R1, R2 and R3। तो इसमें आंसर क्या होगा? देखो, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, जैसे अपने करंट पे पकड़ लेते हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं R3 को देखूं, यहाँ पे मैं R2 को देखूं और यहाँ पे मैं R1 को देखूं, कौन सबसे ज्यादा निकल रहा है? R3। फिर कौन सबसे कम? R2। और सबसे कम कौन? R1। तो R3 सबसे ज्यादा, कहां पे R3 सबसे ज्यादा दिख रहा है? ये रहा, तो आंसर विल बी सी। बोलो, बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, दैट इज the circuit below consists of variable resistor, this is variable resistor। अब वेरिएबल रेजिस्टर बेसिकली क्या होता है? ऐसा रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस लगातार चेंज हो सकता है। तो इसका रेजिस्टेंस कितने के बीच में है? 0 से 400 के बीच में है। एज द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज चेंज, जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर? अब मेरे को इसमें रीडिंग निकालनी है, तो ध्यान से देखना, इसमें रीडिंग निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू आई आर, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कहीं भी करंट नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? I। तो I के लिए भी यही फॉर्मूला होगा, बस इस बार सारे सीरीज में कनेक्शन है, तो मुझे पहले सबसे पहले सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सब सीरीज में है, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 4000 है, और बाकी की कितनी है? 2000 प्लस 2000, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 8000। टोटल कितना हो गया? 8000। बोलो, बात समझ आ रही है? अब मुझे यहां से निकालना है I, तो I इज इक्वल्स टू V बाय R। V कितना होता है? 12, और R कितना आ गया हमारा? टोटल 8000 ओम। इसको भी हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 4000, 2 3 जा 2, 2 जा, तो कितना आया? R इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 2000, तो I आ गया 3 अपॉन में 2000 एम्पीयर। बोलो, बात समझ आ रही है? अब मुझे क्या निकालना है? इस वाले वोल्टमीटर की। अब ये वाले वोल्टमीटर के साथ सिर्फ यही रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इधर निकाल लेते हैं, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर की रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो V इज इक्वल्स टू
आई आर, आई कितना है, आई दिया हुआ है मेरे को, मतलब मैंने फाइंड करा है 3/2000 इंटू आर। अब आर याद रखना, मैं सिर्फ यही मान लूंगा क्योंकि वोल्ट मीटर इसी के साथ पैरेलल कनेक्शन में है। 2000 से 2000 कट, तो मेरा वोल्टेज कितना आ गया, मतलब मेरा जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो कितनी आ गई, 3 वोल्ट आ गई। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ गई मेरी, 3 वोल्ट। तो आंसर विल बी 3 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, मान लेते हैं एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ दी हुई है एल, ठीक है। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया कितना दिया हुआ है, ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है। और उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर। तो उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो एल बाय ए। व्हाट इज रो, रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक दूसरा कंडक्टर भी है, मान लेते हैं ये कंडक्टर 1, दूसरा कंडक्टर ये दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा कंडक्टर, उसकी इंफॉर्मेशन यहां लिख देते हैं, कंडक्टर 2, उसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ जो है वो मान लेते हैं 2.51 एल है, मतलब इसके 2.5 गुना ज्यादा, सॉरी उल्टा लिख दिया, 2.5 गुना है, 2.5 एल। और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.5 आर। कितना है, 0.5 आर, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं L2 और इसको ले लेते हैं R2, ठीक है। ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल दोनों का क्या है, सेम है। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। अगर A यहां चला गया, अगर A यहां आ गया तो A इज इक्वल्स टू रो एल बाय आर। बोलो बात समझ आ रही है। अब एक निकाल लेते हैं, रो को रो ही रहने देंगे। एल क्या है, एल है मेरा 2.5 एल, और आर क्या है मेरा 0.5 आर। तो देखो डेसिमल से डेसिमल कट हो गया, डेसिमल से डेसिमल क्या हो गया, कट हो गया। 5 वन जा 5, 5 जा 25, तो कितना आया 5 रो एल बाय आर। तो किसके बराबर हुआ, रो एल बाय आर। यहाँ पे देखो अगर मैं ए निकालना चाहूं तो यहाँ से ए निकल जाएगा, रो एल बाय आर। तो ए किसके बराबर आ गया, ये पुराने वाले का रो एल बाय आर के बराबर। और यहाँ पर 5a, देखो रो एल बाय आर किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो हमारा जो नया एरिया आया है A2, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ प्रीवियस एरिया। तो आंसर विल बी 5 टाइम्स ऑफ एरिया। बोलो बात समझ आई। तो इस तरीके से आपको कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, तो थोड़े से टिपिकल होते हैं लेकिन इजी होते हैं। बोलो बात समझ आ रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मतलब 1000 वोल्ट, ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। तो वोल्ट कितना हो गया 220 वोल्ट। अ फ्यूज ऑफ वायर, वॉट रेटिंग मस्ट बी गिवन। वॉट रेटिंग का मतलब क्या है, मेरे को यहाँ पे निकालना है आई। तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू वी आई। वी कितना है, वी है 220, आई मेरे को निकालना है, और पावर कितना है 1000। तो आई इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन में 220, तो जो ऑलमोस्ट 4.54 एम्पेयर आएगा। अब याद रखना रेटिंग जो होती है वो हमेशा ज्यादा दी जाती है, जैसे जितनी आई है उससे ज्यादा। तो 4.54 में आप लोग 4 एम्पेयर टिक करके मत आ जाना, क्यों, क्योंकि रेटिंग हमेशा जितनी है उससे हमेशा थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो अगर 4.5 एम्पेयर 4.5 एम्पेयर आया तो आंसर हमेशा उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, दैट इज 5 एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट
अ स्टूडेंट कैरीज आउट, ये तो वही सेम क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने कहा था R3 इज ग्रेटर देन R2 दैट ग्रेटर देन R1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum resistance which can be, what is the maximum resistance which can be made using 5 resistance each of 5 ohm. Resistance R of each resistor, each resistor कितना है भाई, 1/5 ओम है, कितना है 1/5 ओम है, ठीक है। अब हमेशा याद रखना मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछा हो, क्या पूछा हो, मैक्सिमम, तो हमेशा याद रखना अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम के लिए हमेशा सारे रजिस्टर को सीरीज कनेक्शन दो, और अगर आपको मिनिमम निकालना है, क्या निकालना है, मिनिमम, तो मिनिमम के लिए आपको हमेशा पैरेलल कनेक्शन देना होता है। तो रजिस्टर मैक्सिमम निकालना है तो सभी सीरीज में, तो सीरीज में खाली आपको सबको ऐड कर देना है, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो कितना आया 5/5 ओम, दैट इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो कितना आंसर हो गया, 1 आंसर हो गया। बोलो बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the resistor of resistance R1 and R2 are connected in series, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, the current flowing through them are I1 and I2 respectively, then देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसमें दिया हुआ है, सीरीज में। हमेशा याद रखना जब भी अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो I हमेशा कांस्टेंट रहता है और V हमेशा डिफरेंट होता है। बोलो बात समझ आ रही है? लेकिन अगर पैरेलल पे हो तो पैरेलल में इसका उल्टा कर दो, I हमेशा डिफरेंट होता है और V हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर सीरीज में दिया हुआ है तो सभी I क्या रहता है, कांस्टेंट, तो I1 इज इक्वल्स टू I2। बोलो बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉर्मूला कैन रिप्रेजेंट वोल्टेज। अब मुझे वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज का मतलब है वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन मतलब W और Q, तो ध्यान रखना Q को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं I इंटू T। तो ध्यान से देखो W इज इक्वल्स टू I टू T, तो वर्क डन अपॉन करंट इंटू टाइम, तो यही हो गया। वर्क डन इंटू चार्ज नहीं होता है, वर्क डन इंटू ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर विल बी ए। तो आंसर क्या हो जाता है, ए, ठीक है। राइट आर्टरियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, राइट आर्टरियम कौन सा होता है, राइट आर्टरियम भाई आपको पता है हमारे हार्ट के, हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, इसके टोटल 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, जिसमें से एक होता है आर्ट्रियम, एक क्या होता है आर्ट्रियम, और एक होता है वेंट्रिकल, ठीक है। ये आर्ट्रियम जो होता है, आर्ट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और जो वेंट्रिकल रिसीव करता है, वेंट्रिकल रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो याद रखना आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम ब्लड लेगा, क्या करेगा, ब्लड लेगा। तो कहां से लेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा कहां से आता है, बॉडी से आता है। कहां से आता है, बॉडी से। और बॉडी से हमेशा ब्लड कौन लेकर आता है, तो हमेशा जो ब्लड लेकर आता है दैट इज वीना कावा। कौन लेकर आता है, वीना कावा लेकर आती है। तो पल्मोनरी आर्टरी होगा, नहीं। पल्मोनरी वेन होगा, नहीं। पल्मोनरी वेन तो लेकर जाती है आर्टरियम से। एक है इंफीरियर वीना कावा और एक है इसी के नीचे जस्ट लिखा हुआ सुपीरियर वीना कावा। तो आंसर विल बी सुपीरियर एंड इंफीरियर बोथ। बोलो बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, that is
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साइट ऑफ एक्सचेंज इनहेल्ड एयर, ठीक है। तो इनहेल्ड एयर मतलब जो मैंने सांस ली है वो एक्चुअली में सबसे पहले कहां पर एक्सचेंज होती है? तो कोई आइडिया कि इनहेल्ड एयर कहां पर एक्सचेंज होती है? जो मैंने सांस ली है सबसे पहले कहां पे चेंज होती है? कोई आइडिया? तो इसका आंसर होगा एल्वियोली ऑफ लंग्स, क्योंकि लंग्स में ज्यादातर हमारी जो भी ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का हमेशा याद रखना क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बना देगा? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, क्या प्लस 6H2O। तो ये कहाँ दिख रहा है? 6CO2 सब में है, 12H2O सब में है, C6H12O2 ये भी सब में है, तो सनलाइट वाला दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन सिर्फ O2 लिखा है, लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है? 6O2 होता है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही रहेगा फोटोसिंथेसिस के लिए? 6CO2 लिखा है तो ये तो गया। यहाँ पे 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6, 6H2O 6O2 ये भी डी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 6CO2 प्लस 12H2O। ये दोनों ऑप्शन सेम से लग रहे हैं, तो किसी भी एक ऑप्शन पे सही कर दो, दोनों ऑप्शन मेरे को सेम ही लग रहे हैं। C6H12O6, 6H2O, 6H2O 6O2 दोनों ऑप्शन सेम ही लग रहे हैं, तो ऑप्शन ए पे कर दो, ठीक है। बोलो बात समझ आ रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फोटोसिंथेसिस करेक्टली? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इन द गिवन फिगर ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, तो ध्यान से याद रखना, अगर आपको डायग्राम दिया हो तो अपने आप को इमेजिन करो आप ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, कभी इमेजिन मत करना, गलत होगा, ठीक है। आप कैसे खड़े हो? ऐसे खड़े हो। अब मेरी ये ए लिखा है, ए किडनी कौन से हैंड पर आ रही है? राइट साइड पर आ रही है। तो ए वाली जो होगी, क्या ए वाली जो होगी वो कौन सी किडनी होगी? राइट किडनी, क्योंकि मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा राइट हैंड इस तरफ है, तो ये वाली किडनी कौन सी हो गई? राइट। और ये यहीं पे इसी साइड दी हुई है, तो ध्यान से देखो, लेफ्ट किडनी नहीं, गलत, लेफ्ट किडनी नहीं, गलत, तो इन दोनों में से हो सकता है। अब डी हमें पता है, डी क्या होता है? डी होता है यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है, लेकिन हमारा ऑप्शन तो पहले से सी और डी था, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ आई? तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। मुझसे पूछ रहा है द गिवन बिलो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली लेबल्ड। बेसिकली ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि ये किडनी जो दी हुई है इतनी डिटेल में आपके सिलेबस में बेसिकली नहीं होती है, लेकिन इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर है बेसिकली आपका मेडुला। किस क्या है इसका आंसर? मेडुला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इंडिकेट्स हाइपरटेंशन? देखो हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल होता है 80 mm ऑफ Hg। हाई कितना, नॉर्मल कितना होता है? 80 to 120। तो इससे जो भी ज्यादा दिखे तो वो हमारा क्या है? हाइपरटेंशन है। देखो ये तो नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर विल बी डी। बोलो बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज। आप सभी को पता है एनर्जी जो रिलीज होती है वो बेसिकली किस लिए होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। द फंक्शन ऑफ केओएच, अब ये बेसिकली ना ये एक एक्टिविटी है जो चैप्टर नंबर 5 में लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में है, और बच्चों को ज्यादातर ये चीज नहीं पता होती है कि KOH का क्या काम होता है वहां पर। तो हमेशा देखना KOH जो होता है वो बेसिकली टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। द फंक्शन ऑफ KOH टेकन इन द टेस्ट ट्यूब इज टू एब्जॉर्ब। फिर से बताया KOH का खाली एक ही काम है, दैट इज टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड।
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, हमेशा याद रखना स्टोमेटा जो भी है वो ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है वो कौन कंट्रोल करता है, तो वो गार्ड सेल कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। कौन कंट्रोल करेगा? गार्ड सेल करेगा। गार्ड सेल कहां पर है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नहीं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो वाटर कंटेंट इन दी गार्ड सेल। बोलो बात समझ आई? सो नेक्स्ट क्वेश्चन 55, which of the following is most appropriate for aerobic respiration? अब ध्यान से देखना, एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज, ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा पायरोवेट में। अब याद रखना, ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन होता है और पायरोवेट जो होता है 3 कार्बन, तो ऐसे 2 पायरोवेट बनते हैं। और ये कहां पर होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। ये एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, कहां पर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहां पे वो बना देगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो ऐसा कौन लिख रहा है? ग्लूकोज तो सब में है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये वाला ऑप्शन तो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पायरोवेट बनना चाहिए, तो इन दोनों में तो पायरोवेट प्लस एनर्जी है, तो ये दोनों तो गए। फिर कौन सा बचा? मिलता जुलता तो ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करंट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक? अब एनारोबिक में क्या होता है? यहां तक तो सब कुछ सेम रहेगा, यहां तक सब कुछ सेम रहेगा, खाली यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? पायरोवेट में आ जाएगा एल्कोहल, क्या आ जाएगा? एल्कोहल प्लस वाटर। क्या आ जाएगा? एल्कोहल प्लस वाटर, और साथ ही में वो बना देगा एल्कोहल प्लस वाटर, एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट, ठीक है, एल्कोहल प्लस वाटर, और साथ में वो भी बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इथेनॉल में, हाँ, एल्कोहल में याद रखना, एल्कोहल में नाम कौन सा होता है? इथेनॉल याद रखना। तो ये लैक्टिक एसिड तो गलत है, बेसिकली ये ह्यूमन में होते हैं, लेकिन हम लोगों को कौन सा पूछा है? ईस्ट में। तो आंसर विल बी डी, दैट इज ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म गिव्स पायरुवेट, साइटोप्लाज्म इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी ये हम लोगों ने करा फोटोसिंथेसिस वाली, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये ट्राई कर सकते हो, मैंने ऊपर ही जस्ट लिखवाया है कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following group of organism, which of the following group of organism is food material broken outside the body, बॉडी के बाहर तोड़कर अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं? ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है? देखो यहाँ पे अमीबा दिया हुआ है, अमीबा आप लोगों ने देखा है, ऐसा होता है, ये बीच में न्यूक्लियस, इसका ऐसे खाना अगर बाहर पड़ा है तो पहले ये खाना ऐसे एनगल्फ करेगा अंदर और फिर इसको डाइजेस्ट करता है। तो अमीबा तो अंदर लेके एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो अमीबा तो नहीं हुआ, अंदर ले रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, फिर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो गए। और ये कैस्केटा लाइस टेपवर्म, ये बेसिकली क्या है? ये एनगल्फ करते हैं, ये सारे क्या है? पैरासाइट है, सारे क्या है? पैरासाइट है। और कैस्केटा क्या है? कैस्केटा बेसिकली अपने अंदर लेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा और एब्जॉर्ब करेगा, तो आंसर क्या बचा? आंसर विल बी बी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज बी। A spherical mirror and a thin spherical lens have a focal length of माइनस f कितना आया? -15 सेंटीमीटर। अब हमेशा याद रखना, जो फोकल लेंथ रहती है माइनस, वो हमेशा कॉनकेव में रहती है। कहां पर रहती है? कॉनकेव, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, तो आंसर विल बी बोथ कॉनकेव। An object is placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror. Just a second. Distance of 20 सेंटीमीटर, मतलब मिरर कौन सा है? मिरर है कॉनकेव मिरर, ठीक है। मिरर कौन सा है? कॉनकेव। और u दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर, और u इज ऑलवेज नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर of focal length
10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब ध्यान से देखो f कितना है 10, ऑब्जेक्ट कहां रखा है इसके डबल पर, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मेरे से क्या पूछा है इमेज प्रोड्यूस इज। अब हमेशा देखना कॉनकेव मिरर है तो ज्यादातर इमेज कैसी होती है रियल एंड इन्वर्टेड, और कौन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है इसलिए कैसे साइज की होगी सेम साइज की होगी। तो आंसर विल बी रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, दैट इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कहां पे रखा है कॉनकेव मिरर पे रखा है। द डिस्टेंस मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक मिरर बना देता हूं कि ये अगर एक मिरर है, ठीक है, कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर, और ये क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका पोल, ये रहा इसका एफ और ये रहा इसका सी। इसको क्या बोलते हैं फोकल लेंथ और इसको क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, कहां रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज, तो इमेज भी कहां फॉर्म होती है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगी। तो इमेज बिटवीन इट्स डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड पोल कितना आ रहा है इक्वल टू एफ, नहीं एफ के बराबर तो नहीं है, एफ से इतना है। बिटवीन एफ एंड 2f, बिटवीन एफ एंड 2f इक्वल टू 2f और ग्रेटर देन 2f। देखो ग्रेटर देन 2f तो उधर चला गया। अब याद रखना r जो होता है वो 2f के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है 2f के बराबर होता है। तो आंसर विल बी c इक्वल टू 2f। बोलो बात समझ आ रही है। Next question. If the real image of a candle flame formed by a lens is 3 times the size of flame, image जो है वो 3 times है then the size of actual flame, ठीक है, and distance between the lens and image, the distance between the lens and image is 80 centimeter, और v कितना दिया हुआ है v दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कौन सा लेंस है वो बताया नहीं है, लेकिन रियल इमेज बोला है तो हम लोग मान के चल रहे हैं कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस, तो मुझे क्या निकालना है u, सिंपल है, ये दिया हुआ है रिलेशन u इज इक्वल्स टू v बाय 3। v कितना है 80 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव, वैसे तो 80 बाय 3 सिर्फ एक ही है, इट इज माइनस 80 बाय 3। आ रही बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल डिवाइस forms an erect image of an object in front of it if the size of the image is 1/2 that of the object optical device is। अब देखो हाफ बोला है, हाफ बोला है तो ज्यादातर याद रखना कॉनकेव मिरर में सारी इमेज मिलती है, एनलार्ज में मिलेगी, डिमिनिश में मिलेगी, सेम साइज में मिलेगी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश इमेज मिलती है। तो आंसर विल बी कॉन्वेक्स मिरर। इन टॉर्चेस सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ अ व्हीकल ऑफ द बल्ब इज प्लेस्ड, बताओ ये कहां पर होगा, कोई आइडिया। इसका आंसर होता है वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। The total internal reflection takes place when light travels from denser to the rarer medium. The danger signals installed at the top of tall buildings are red in color। आपको याद है विबग्योर, इसमें रेड जो होता है लीस्ट डेविएट करता है, क्या करता है लीस्ट डेविएट एंड स्कैटर, दोनों स्कैटरिंग भी इसकी कम होती है। अब स्कैटरिंग इसकी कम होती है तो ये इजीली दूर से ही दिखाई दे जाता है कि भाई वो रेड लाइट है। तो स्कैटर्ड द मोस्ट नहीं स्कैटर्ड द लीस्ट बाय द स्मोक और द फॉग। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ, तो दैट विल बी आंसर बी। बोलो बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68।
द फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द रेनबो आर, हमेशा याद रखना रेनबो के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। हमेशा याद रखना रेनबो के लिए होता है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर कैसे? जैसे देखो आपको बताया गया था जब रेनबो फॉर्मेशन होता है तो ये एक रेन ड्रॉप होती है। क्या होती है? रेन ड्रॉप दैट एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म। तो जब ये रेन ड्रॉप पे यहाँ पे ऐसे सनलाइट आती है तो यहाँ से ये ऐसे हो जाता है, फिर ये यहाँ टकराती है, यहाँ पे हुआ डिस्पर्जन, है ना, यहाँ पे हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहां से ऐसे आएगी ये, तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। तो कौन सा फेनोमेना देखिए? डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो आंसर विल बी रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड द इंटरनल रिफ्लेक्शन। If a beam of red light and a beam of violet light are incident at the same angle on the inclined surface of a prism medium and produce angle of refraction R and V। देखो ये R है और ये V है, मतलब इनका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रेड लाइट का R है, V का V है। एक एग्जांपल से ले रहा हूं, मान लेते हैं ये एक सरफेस है प्रिज्म का, यहां से रेड लाइट आई। अब आप सभी को मालूम है डेविएशन में रेड जो है वो लीस्ट है और वायलेट जो है वो मैक्सिमम है, तो ये कम डेविएट करेगी, ये R है, और यहीं पे अगर V आई वायलेट, ये सबसे ज्यादा डेविएट करेगी। किसका एंगल ज्यादा बन रहा है? ये R है, ये V है, तो R इज ग्रेटर देन V, तो आंसर विल बी R इज ग्रेटर देन V। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। So when ciliary muscles are relaxed, focal length of the eye lens is maximum. In human eye, the part which allow the light to enter into the eye is pupil. ठीक है, when light rays enter the eye, most of the refraction occur at the outer surface of the cornea. आपको मालूम है ना, आंखों में सबसे ऊपर लेयर कौन सी होती है? कॉर्निया होती है। कॉर्निया के बाद लेंस आता है, फिर लेंस के बाद हमारा बाकी सारी चीजें स्टार्ट होती है। लीस्ट डिस्टेंस, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए काफी बार पूछ रहे हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगल फाउंड बिटवीन द टू लेटरल फेसेस? अभी क्या बोल रहा है, जैसे ये एक प्रिज्म है, अगर इसके दो फेसेस है तो ये एंगल को क्या नाम दिया जाएगा? तो हमेशा याद रखना इस एंगल को नाम दिया जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आंसर विल बी एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड ऑन ह्यूमन रेटिना इज, हमेशा देखना कैसी रहती है? रियल इन्वर्टेड रहती है, क्योंकि हमारा कौन सा लेंस होता है? हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है आंखों में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स ऑफ विजन कॉजेस ब्लर विजन? ओके, देखो अभी प्रेस बायोपिया क्या होता है? ये प्रेस बायोपिया बेसिकली होता है वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल। ठीक है, मायोपिया क्या होता है? मायोपिया आप लोग पढ़ चुके हो, हमें दूर का दिखाई कम देता है, और वैसे हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है, हमें पास का दिखाई कम देता है। तो आंसर विल बी एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, द लेंस इन ह्यूमन आई इज अ कॉन्वेक्स लेंस। अ पर्सन हैज अ डिफेक्ट ऑफ आई विजन, हिज नियर पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? ही कैन clearly see objects at a distance equal to 40 centimeter or more than eye। अब हमारा नियर पॉइंट का मतलब क्या है? नियर पॉइंट का मतलब है कम से कम डिस्टेंस हम यहाँ पे चीजें क्लियरली देख सकते हैं। जैसे नॉर्मल विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। अगर मैं देखना चाहूं तो मैं 25 सेंटीमीटर तक, क्या 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली दिखेगा, लेकिन उसके पास अगर मैं चीजें लाऊंगा तो मुझे ब्लर दिखाई देगा, लेकिन 25 या उससे ज्यादा मेरे को क्लियरली दिखाई देगा। तो आंसर विल बी ए, ही कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, नहीं
उसके बाद का भी उसको इजीली दिखाई देगा 40 सेंटीमीटर के बाद का। बोलो बात समझ आ रही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नियर साइटेडनेस। अब याद रखना नियर साइटेडनेस, बच्चे कंफ्यूज हो नियर साइटेडनेस फार साइटेडनेस ये क्या होता है। नियर साइटेडनेस नाम बदल गया, नियर साइटेडनेस मतलब नियर मतलब पास, साइटेड मतलब मुझे पास का दिखाई दे रहा है। ऐसी बीमारी जहां मुझे पास का दिखाई दे रहा है मतलब मेरे को दूर का दिखाई नहीं देगा, तो आंसर विल बी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। बोलो बात समझ आई। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, जहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है। तो नेक्स्ट जो ये पार्ट 1 का सब पार्ट आएगा, जहाँ पे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।